हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 में अभी तक हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा था कि डीएनए जो है वो है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आज हम देखेंगे एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या एविडेंस, क्या प्रूफ है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक तो इसके कुछ डायरेक्ट एविडेंस है, जैसे डीएनए जो है वो सारे लिविंग बींग्स में पाया जाता है, तो यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है। देन ऑल द सोमेटिक सेल्स ऑफ बॉडी ऑफ ए स्पीशीज कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड ऑल गैमेटिक cells contain half of the amount of DNA found in somatic cells। मतलब सारे सोमेटिक में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है और जो गैमेटिक सेल है या गैमेट्स जो है उनमें हाफ होता है। फिर इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। द कॉपीज ऑफ डीएनए आर प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये सारे जो हैं ये तो डायरेक्ट एविडेंस है, और कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किया था ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसे हम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये जो था पूरा कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए शो किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल शो करने के लिए, और ये उन्होंने किए थे बैक्टीरिया में। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस एंड निमोनिया बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया लिया, और जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो किए थे चूहों पे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, इसके दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। एक होता है स्मूथ स्ट्रेन, जिसे वायरुलेंट बोला हमने, मतलब ये बीमारी फैलाता है। और दूसरा होता है रफ स्ट्रेन, जो कि नॉन वायरुलेंट है। ठीक है, तो इसको एस और आर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। स्मूथ यानी एस स्ट्रेन और रफ यानी आर स्ट्रेन। तो ऐसे दो स्ट्रेन होते हैं निमोनी स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के। तो ये जो वायरुलेंट है यानी एस वाला है, वो क्या करता है, डिसीज को फैलाता है, मतलब इसके कारण निमोनिया होता है। और जो दूसरा आर टाइप वाला है, उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है, रफ सरफेस है, और उसी के कारण उसको हम रफ बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। और ये नॉन वायरुलेंट है, यानी ये बीमारी नहीं फैलाता। तो ये दोनों उन्होंने बैक्टीरिया जो हैं वो लिए थे। जो एस टाइप का बैक्टीरिया है वो स्मूथ कॉलोनी बनाता है अपनी, और दीज आर इनकैप्सुलेटेड, मतलब कैप्सूल के अंदर रहती है। ये कैप्सूल जो है वो बना हुआ रहता है पॉलीसेकेराइड का। और इसे हमने क्या बोला है, वायरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आर स्ट्रेन। तो अब ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे किए, देखिए। एस स्ट्रेन जो है वो कैप्सूल बना रहा है और पैथोजेनिक है, और आर स्ट्रेन क्या है, उसमें कैप्सूल नहीं है और वो नॉन पैथोजेनिक है, यानी बीमारी नहीं फैला रहा है। तो अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए वो हम देखते हैं। ये देखिए उन्होंने क्या किया था कि ग्रिफिथ ने जो वायरुलेंट स्ट्रेन था यानी एस वाला, वो इंट्रोड्यूस किया चूहों में। यानी चूहों में कौन सा स्ट्रेन डाला, वायरुलेंट। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वायरुलेंट वाला स्ट्रेन इसमें डाला। तो जब इन्होंने इसमें डाला तो क्या होगा इससे, कि जो चूहे हैं उसमें निमोनिया होगा, और निमोनिया के कारण फाइनली वो चूहा जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन यानी वायरुलेंट वाला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इससे क्या हुआ कि उसको निमोनिया हुआ और वो चूहा मर गया। अब जब आर वाला यानी नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन उन्होंने चूहों में डाला, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि आर वाला तो निमोनिया फैलाता ही नहीं है। तो और चूहा जो है वो जिंदा है।
लाइव है वो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो क्लियर है कि एक में हमने बीमारी फैलाने वाला डाल रहे हैं तो चूहा मर गया है, और दूसरे में दूसरा वाला रफ वाला डाला तो चूहा जिंदा है। अब क्या किया गया उन्होंने कि अब इस एस वाले को जो बीमारी फैला रहा है उसको हीट किल किया। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, यानी उसको हीट यानी गर्म किया। तो इस बैक्टीरिया को जब चूहों में डाला तो क्या होगा कि उनको निमोनिया नहीं हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया था वो तो ऑलरेडी हीट किल हो चुका है, तो उनको निमोनिया नहीं हुआ और चूहे कैसे हैं, जिंदा हैं, लाइव हैं। तो यानी हीट किल करने से क्या होगा कि जो उनका पैथोजेनिक इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है और चूहे जिंदा है, निमोनिया उनमें नहीं फैला। अब चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि आर वाला जो था, आर टाइप का बैक्टीरिया, उसको हीट किल वाले एस के साथ मिक्स किया। मतलब ये और ये नॉर्मल वाला आर, इन दोनों को अब ये मिक्स कर दिया है चौथे वाले एक्सपेरिमेंट में, और इसके मिक्सचर को उन्होंने इंजेक्ट किया चूहों में। ठीक है, अब क्या होना हुआ, उन्होंने क्या देखा कि चूहों में निमोनिया हुआ और चूहे मर गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट समथिंग फ्रॉम द डेड वायरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मीन्स एस was transferred to living non virulent type of bacteria means R। मतलब ये जो हीट किल्ड एस थे इसमें से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है इन आर वालों में, और तभी इनमें निमोनिया हुआ। क्योंकि देखिए आर वालों से तो निमोनिया हो ही नहीं रहा था, और निमोनिया किससे हो रहा था? केवल एस वालों से। लेकिन जब एस वाले हीट किल्ड थे तब भी निमोनिया नहीं हो रहा था। तो फिर अब इस मिक्सचर में ऐसा क्या हुआ कि उनको निमोनिया हुआ? तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि इस हीट किल्ड वाले में तो ऑलरेडी निमोनिया का जो पैथोजेनिक इफेक्ट है वो था, तो वो हीट किल्ड था इसलिए वो अपना इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही उसको आर वाला यहाँ जीवित बैक्टीरिया मिला, लाइव बैक्टीरिया मिला, तो इनमें से कुछ तो यहाँ ट्रांसफर हुआ है आर में, एस से ट्रांसफर हुआ किसमें? आर में। तो इस फिनोमिनॉन को उन्होंने क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्रिफिथ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया, और ये एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने मतलब ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक अपना कंक्लूजन जो है वो निकाल लिया। फिर जब उन्होंने ये डेड माइस जो मरे हुए चूहे थे इनके ब्लड को टेस्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि इस ब्लड में दोनों यानी आर और एस टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो उन्होंने ये कंक्लूजन यहाँ पे निकाला कि हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जो है वो उनका जो भी मटेरियल था जो कि बीमारी फैला रहा है वो किस में चला गया? आर टाइप के बैक्टीरिया में। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रिफिथ इफेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है एक मतलब इससे एक पता चला कि कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ दिया है कि जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माउस में तो ये नॉन पैथोजेनिक था, तो इससे निमोनिया नहीं हुआ और जो चूहे हैं वो जिंदा रहे। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माउस में तो उनको निमोनिया हुआ और वो मर गए। जब हीट किल्ड एस को इंजेक्ट किया तो उनमें निमोनिया नहीं हुआ और वो जिंदा रहे। लेकिन जब हीट किल्ड एस को आर वाले के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया तो निमोनिया हुआ और माउस जो है वो डेड हो गए, मर गए। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब एस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो आर में ट्रांसफर हुआ। The biochemical nature of genetic material was not defined from this his experiment। मतलब ये तो पता चल गया कि ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो हमको पता नहीं चला इस एक्सपेरिमेंट से। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? अब नेक्स्ट
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट हुए, क्योंकि अब हमको क्या देखना था, उसका बायोकेमिकल नेचर। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किए थे, वो किए ओसवाल्ड एवेरी, मैक्लियोड और मैकलिन नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर देखने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोमोलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इन्होंने जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसमें से बायोमोलिक्यूल्स को प्यूरिफाई किया, इन्हें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को, and they added digestive enzyme of each to see which one could transform live R cells to S cells। ठीक है, उन्होंने ये देखने के लिए कि क्या जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या किया उन्होंने, देखिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस प्रोटीएज प्लस लाइव आर स्ट्रेन, तो ट्रांसफॉर्म्स आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। मतलब जब ये मिलाया हीट किल्ड एस स्ट्रेन उसके साथ प्रोटीएज एंजाइम और लाइव आर स्ट्रेन, तो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। फिर जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन आर एन एज और लाइव आर स्ट्रेन को मिलाया तो भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ डीएनएज मिलाया, लाइव आर स्ट्रेन, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। मतलब यहाँ पे आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। इससे ये कंक्लूजन निकला कि प्रोटीन उनका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी उनका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन डीएनए जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन का वो जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज डीएनए डाइजेस्टेड विथ डीएनएज मिक्स्ड विथ आर स्ट्रेन अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। देखिए इसके पहले वाली स्लाइड पे वापस चलते हैं, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने कौन सा एंजाइम मिलाया, प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो भाई प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी प्रोटीन उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरे में उन्होंने मिलाया आरएनएज, जो आरएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, तो आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी आर एस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आरएनए भी उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तीसरे में उन्होंने मिलाया डीएनएज, तो डीएनएज में ने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया। जैसे ही डीएनए खत्म हुआ तो आर जो है वो एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। इससे क्या साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आर को भी एस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी आर स्ट्रेन भी निमोनिया कॉज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट से भी सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो कन्विंस्ड नहीं थे। तो फिर इसके बाद जो है अगला एक्सपेरिमेंट जो कि किया था हर्शी और चेज नाम के साइंटिस्ट ने। इसे कहते हैं हर्शी या चेस का एक्सपेरिमेंट, या फिर ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, तीन नाम है इसके। तो देखिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय हर्शी एंड चेज। 1952 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपना वर्क अब किस पे किया, वायरस पे, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये रहा, ये बैक्टीरियोफेज वायरस पे इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए। During infection, the bacteriophage first attach the bacterial cell wall. It insert its genetic material into the bacterial cell। मतलब ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि देखिए सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया के ये सेल वॉल पे जाके अटैच हो जाता है, दिख रहा है आपको यहाँ, ये अटैच हो गया है, और फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो
ये जो है बैक्टीरियोफेज का आपको समझ में आ रहा है क्या किया उन्होंने? बैक्टीरियोफेज पे ही अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो क्या एक्सपेरिमेंट था देखिए। जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, जैसे ही जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है बैक्टीरिया के सेल वॉल से अटैच हुआ और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया का एक पार्ट बन जाता है और उसके कारण क्या होगा, इट मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल यूजिंग होस्ट कंटेंट। यानी जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, यानी वायरस अपनी ग्रोथ करेगा होस्ट की बॉडी में। हर्शी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। मतलब उन्होंने ये देखने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या ये प्रोटीन है या फिर डीएनए है जो कि वायरस से बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। देखिए उन्होंने क्या किया, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उन्होंने वायरसेस को कहाँ पर ग्रो किया, जहां पर मीडियम क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और कुछ को किया रेडियो एक्टिव सल्फर में। यानी कुछ वायरस को उन्होंने ग्रो किया फॉस्फोरस वाले मीडियम में और कुछ को ग्रो किया सल्फर वाले मीडियम में। अब जो वायरस ग्रो हुए थे फॉस्फोरस वाले में उनका जो डीएनए था वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्योंकि डीएनए में हम ऑलरेडी, इसीलिए हमने पहले डीएनए पढ़ा कि डीएनए में क्या क्या होता है। तो हमने पढ़ा था फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और शुगर होती है। तो फॉस्फेट है वहाँ पे। तो जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया तो उनका जो डीएनए था तो उसका जो फॉस्फोरस था वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो डीएनए जो है वो कैसा हो गया उनका, रेडियो एक्टिव। ठीक। अब दूसरे तरफ जो वायरस ग्रो हुए थे सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर में, तो उनमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ, ना कि डीएनए। क्योंकि सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर पूरा डायग्राम से शो किया है। ये देखिए प्रोटीन कोड्स ऑफ फेजेस आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। यहाँ पे इसका प्रोटीन कोड जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है और यहाँ पे इसका डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल है। अब दोनों को किस में इंसर्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया है तो ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला भी ये बैक्टीरिया में एंटर करा दिया और ये रेडियो एक्टिव डीएनए वाला भी बैक्टीरिया में एंटर कराया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है कि जब ये ग्रो कर रहे हैं इस सेल में तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या दिख रहा है, नो रेडियो एक्टिवली एंटर सेल, यानी कुछ भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ एंटर नहीं किया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रेडियो एक्टिव एंटर कर रहा है सेल में, रेडियो एक्टिविटी आ रही है सेल में। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया यहाँ पे कि प्रोटीन ने सेल में एंटर नहीं किया, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और डीएनए ने सेल में एंटर किया, यानी डीएनए का जो रेडियो एक्टिविटी थी वो इस सेल में आ रही है। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट से एकदम क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। ठीक है ना। फर्स्ट जो ग्रिफिथ ने बताया था वो उन्होंने ये बताया था कि कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो नहीं पता चल रहा था। तो वो पता किससे चला, इनके एक्सपेरिमेंट से, कि एक्चुअल में डीएनए ही ट्रांसफर होता है और इसका मतलब कि जेनेटिक मटेरियल भी कौन है, डीएनए। तो देखिए रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इंटैक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया, इनको ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला था तो जेनेटिक मटेरियल इनका बैक्टीरिया में गया। तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव। जो रेडियोएक्टिव डीएनए से इन्फेक्ट हुए उनमें रेडियोएक्टिविटी मिली। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव। मतलब जो उनको इन्फेक्ट किया था रेडियोएक्टिव प्रोटीन से उनमें रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला
कि डीएनए इज द इन्फेक्टिंग एजेंट दैट मेड द बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव, हैंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। मतलब सीधी सी बात है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। अब देखिए इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया हैं इसके। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सबसे पहला इसमें जो गुण है वो होना चाहिए कि इसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होना चाहिए, वो अपने रेप्लिका बना सके। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। इसका जो स्ट्रक्चर है और केमिकल नेचर है वो स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इसमें स्लो चेंजेस हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं, जिससे कि आगे इवोल्यूशन की प्रोसेस होगी। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। कैसे एक्सप्रेस करेगा ये खुद को, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, हैंस इट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के पास ये सारे क्राइटेरिया नहीं थे, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और ये क्राइटेरिया को कौन फुलफिल करता है, आरएनए और डीएनए दोनों इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसलिए जेनेटिक मटेरियल या तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में होता है डीएनए और वायरस में होता है आरएनए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देन ट्रांसडक्शन वाला प्रिंसिपल और ये सारे क्राइटेरिया। तो अब ये क्लियर है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। अब इसके आगे हम जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि इनमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो वो कैसे होता है डीएनए में रेप्लिकेशन, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।